नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर गुरु में। और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उन गलतियों के बारे में जो हम पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में करते हैं। तो हो सकता है कुछ गलतियां आपने की हो, तो जरूर ध्यान से लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली गलती हम करते हैं कि हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है। तो इमरजेंसी फंड होने का मतलब क्या है कि लगभग एक रफ एस्टिमेट का लगा लेते हैं। तो मैं अपने केस में लगा लेता हूँ कि जितना मेरा एक्सपेंडिचर आज के टाइम में है, यानी एक मंथ में लगभग मैं 30,000 अगर खर्च करता हूँ अपने, सपोज करो, और उसके लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 6 अमाउंट, यानी 1,80,000 मैं अपने इमरजेंसी फंड के अंदर रख देता हूं। तो इसी तरह आपके पास भी एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि इनकेस आपकी जॉब चली जाती है या कुछ हो जाता है, तो आपकी जो अभी की लाइफ स्टाइल है उसको एटलीस्ट 6 मंथ तक कंटिन्यू कर पाए। ठीक है। दूसरा, आपके पास इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो आपके पास पहले क्या मेडिकल इंश्योरेंस है? बहुत सारे लोग इंडिया में मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए अवॉइड करते हैं कि उन्हें लगता है उन्हें कुछ होगा ही नहीं, या उन्हें लगता है पैसे बेकार चले जाते हैं। यूजुअली माइंडसेट इंडिया के अंदर इस तरह का है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा जो टेस्ट है वो नेगेटिव निकल आया है, तो हमें लगता है हमारे पैसे बेकार हो गए। मेडिकल इंश्योरेंस को हम करते हैं कि कभी ना खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, भगवान करे कभी हमें जरूरत ही ना पड़े, लेकिन कुछ हो जाए तो उस टाइम पे हमारी सारी सेविंग उसी में चली जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस किया जाता है। दूसरा, टर्म प्लान होना आपके पास जरूरी होता है। इन केस आपके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंड है, वाइफ डिपेंड है, जो भी वर्किंग है, जिनके ऊपर दूसरे लोग डिपेंडेंट है, तो आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होना बहुत जरूरी होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इनकेस आपको कुछ हो जाता है ना, तो वो जो पैसा है, एक अच्छा खासा फंड आपकी फैमिली को मिल सके, जो आपके ऊपर EMI वगैरह का बोझ है वो टारगेट को वो करके मतलब फुलफिल कर सके। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोग क्या करते हैं, उस तरह के प्लान चूज करते हैं जिसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस प्लस आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है। सपोज करो, कुछ लोग ऐसी पॉलिसीज चूज करते हैं जिनमें कहा जाता है कि आप इतना कॉर्पस पर मंथ दीजिए, जब आपकी पॉलिसी 30 साल बाद खत्म होगी तो इतना अमाउंट आपको, जितना आपने दिया उतना हम लौटा देंगे। लेकिन क्या वो सही है? आप वही चीज सोचो कि आपको जो रिटर्न मिला है वो कितना हुआ, कितने % आपको रिटर्न मिला है। क्या आपको जो मिलने वाला रिटर्न होगा ना इक्विटी से, जो मैं तो कहता हूं कि आप ETFs में ही लगा दीजिए, है ना, जो 12% अभी तक के रिकॉर्ड में उन्होंने दिया है, तो उससे में उसके कंपैरिजन में यहां वहां भी नहीं होगा। 6-7% भी नहीं निकलेगा, मुश्किल से 5-6% ही निकल के आएगा, उससे ज्यादा नहीं निकल के आएगा। हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट करते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बोले कि हम लोग अपनी कम एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूंगा कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट को आप स्टार्ट कर सकते हैं उतनी जल्दी हमें कर लेना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। और क्या होता है, हमारे अंदर एक आदत होती है कि इन्वेस्टमेंट को हम डेफर करते रहते हैं, आप अगली बार करेंगे, अगली बार करेंगे, अगली बार करेंगे, और वो दोस्तों कभी नहीं आता है। दूसरा, हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस पता नहीं होता है। हम वो जिम्मेदारियां अपने साथ बांध लेते हैं जो हमारी जेब से पैसे निकालती है। सपोज करो, हमने घर की एक जिम्मेदारी कर ली, अगर नेसेसरी है तो EMIs बांधिए, अगर नहीं है तो कभी भी इस तरह की लायबिलिटीज मत बांधिए। लायबिलिटीज मतलब जो आपके पैसे निकालें। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लायबिलिटीज कम रखते हैं, वो एसेट्स में इस्तेमाल करते हैं। एसेट्स कोई भी वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। सपोज करो, एक कार खरीद के लाए, कार अगर आप किसी को रेंट पे चलाने के लिए दे देते हो और वो आपको पैसे दे रही है, तो वो आपकी एसेट बन जाती है। वही कार आपकी खड़ी हुई है, घर में रखी हुई है, और आप इसकी EMI दे रहे हैं, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटीज बन जाती है। तो इसकी भी पहचान होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपको कंपाउंडिंग के इफेक्ट को समझना है तो आपको स्टॉक्स में आना पड़ेगा। स्टॉक्स एक ऐसा हथियार है जो आपको मनी को कंपाउंडिंग इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे चीजें, कभी भी आप दूसरे लोगों से पूछ के स्टॉक्स में खाली पैसा ना लगा दें दूसरी की सलाह पे, है ना। दूसरी चीज क्या है कि आप जो है कभी भी जो है अपने स्टॉक्स के जो डिसीजंस हैं वो दूसरों के ऊपर ना छोड़ें लेना। ठीक है ना। तो अपनी मेहनत खुद करें। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन करें, मतलब सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगा देना, उसको डाइवर्सिफाई करना है। सपोज करो कुछ आपको कुछ FD में लगाना है, कुछ PF में लगाना है, कुछ आपका इक्विटी स्टॉक्स में लगाना है, तो डाइवर्सिफिकेशन आपको आना चाहिए। तीसरा, कभी भी बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारा गोल्ड खरीद के अपने पास रख देते, तो एक्सेस ऑफ गोल्ड अपने पास कहीं नहीं रखना है। जो अपने डेली नीड के लिए जरूरी है सिर्फ उतना ही गोल्ड रखें, बाकी को दूसरी मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में डालें। ठीक है ना। उसके बाद क्यों है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, यूजुअली माइंडसेट अपना पुराना क्या है कि हम सेविंग्स में बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करके रखते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है, मान लो अभी सेविंग में आपको 6% मिल रहा है, लेकिन महंगाई आपकी कितनी हो रही है, आपकी 7% हो रही है। तो क्या होगा, आगे जो आपके जो पैसे की वैल्यू है ना वो श्रिंक होती जा रही है, कम होती हुई चली जा रही है, और एक टाइम बाद वो आपकी जो पैसे की वैल्यू है खत्म हो जाएगी अगर उसी रफ्तार से आप बढ़ाते रहे। 7% मिलता रहेगा, लेकिन आपकी परचेजिंग कैपेसिटी आगे जो खत्म होती रहती है ना। सपोज करो, आज एक बिस्कुट का पैकेट 10 रुपए का मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू कल को जाके उसी बिस्कुट की वैल्यू की 20 रुपए हो जाएगी। और आपने अगर 10 रुपए सेव किए हुए हैं, अगर वो 20 रुपए से ज्यादा नहीं होते हैं, तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब उसके आपको नुकसान ही होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस चीज को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है,
कुछ हमारे यहाँ क्योंकि नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो कुछ माइंडसेट्स ऐसे हैं जो हमें समझने होंगे। पहला क्या है कि हम लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं। क्रेडिट कार्ड को खरीद रखने का मतलब है कि आप दो धारी तलवार एक साथ लेके चल रहे हैं। अगर आपको ये चलानी आती है अच्छे से तो ठीक ठीक, क्योंकि आप क्या डिस्काउंट्स वगैरह पे ले सकते हैं, वो टाइम से पेमेंट करते हो ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि ये जो है आपको एक उधार की जिंदगी जीने के लिए आदी बना देता है क्रेडिट कार्ड, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुझ जैसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड को हमेशा अवॉइड करते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो क्रेडिट कार्ड नहीं रखता हूं, है ना। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों का जो है ना, इंडियंस का माइंडसेट एक शो ऑफ की लाइफ का हो रहा है। अच्छा इसने ये लिया है तो मुझे ये दिखाने के लिए लेना है, बहुत दिखाना है कि वी आर बेटर देन दिस वन, और उसके फ्रेंड ने खरीद लिया है तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए उससे कम देना है। तो हम इंडियंस में बहुत सारी शो ऑफ वाली बात होती है। दूसरी चीज, हमारे इंडियंस को जो कुछ भी चीज बेचना है ना डिस्काउंट्स के लिए, है ना, मतलब डिस्काउंट के नाम पर कुछ भी बेच दो। हमारे यहाँ क्या होता है कि इसी चीज के प्राइस को बढ़ाओ, फिर डिस्काउंट लेके नीचे लाओ, लोग आराम से परचेज कर लेंगे। तो माइंडसेट इस तरह का, डिस्काउंट में कुछ भी बोलो। यही है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां डिस्काउंट्स लेके आती हैं, ये धमाका सेल, ये फेस्टिवल ऑफर, और ऐसे कर करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कितने लोग सील आउट कर रहे हैं इस तरह, है ना, लोगों की इमोशंस के साथ खेल खेल के, क्योंकि उन्हें डिस्काउंट के नाम पर कुछ भी सेल किया जा सकता है। वो लोग चीज खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती है। उसके बाद जो है आपको एक कल्चर और हमारे इंडिया के अंदर है, स्पेशली मैं प्रोफेशन में देखता हूं कि आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो लोग क्या 5 दिन जम के काम करते हैं, 2 दिन जम के पार्टी करते थे। जो 5 दिन कमाया लगभग 2 दिन में लगभग बराबर कर देते हैं। लाखों रुपए कमाने के बाद भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत सारी कुछ सेविंग के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, ठीक है ना। उनके पास अपने कैश फ्लो का, पहली चीज एक चीज और है कि बहुत सारे लोगों के पास अपने कैश फ्लो का ट्रैक ही नहीं होता है, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा कहां जा रहा है। आपके पास कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है, ये भी एक कमी हो सकती है। और आपके जो ओवर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, खासतौर से जो इंडियन सोसाइटी के अंदर जाओगे तो लोग बहुत सारा शादी पे पैसा खर्च करते हैं, बेहिसाब शादी पे पैसा खर्च करते हैं, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि हाँ हमने इतना दिया, वो भी रैंडम मेहमानों के लिए जिन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप घर में कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं। तो ये जो है ओवर एक्सपेंडिचर शादी वगैरह में करना, ये भी एक हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, मतलब माइंडसेट की एक मैं तो कमी के रूप में देखता हूँ। बाकी लोग कैसे देखते हैं मैं कह नहीं सकता हूँ, है ना। और बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल, हमारे यहाँ डिस्कशन नहीं होता है, पर्सनल फाइनेंस के बारे में लोगों को डिस्कशन नहीं किया जाता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान को फाइनेंस के बारे में इसलिए ज्यादा नहीं बताता, उसे लगता है कि उसे मेरे से ज्यादा पता चल जाएगा, या हो सकता है मुझसे ज्यादा इसके अर्निंग आने शुरू हो जाए। तो मतलब माइंडसेट कुछ इस तरह का कि हम पैसे के बारे में ज्यादा किसी से बात करना पसंद करते नहीं है। कभी सामने वाला पैसा हमसे मांगने लगे, है ना, या फिर सामने वाला उससे ज्यादा प्रॉफिट उठा ले, तो माइंडसेट ऐसा किसी को सिखाना नहीं है ज्यादा। तो ये भी एक हमारी एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि हम इंडियंस ना बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव चीजों में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इतनी वेब सीरीज आती है, इतना सारा टाइम लोग वेस्ट करते हैं। कुछ वेब सीरीज अच्छी होती है, देखो मैं मना नहीं करता, मूवीज बहुत अच्छी होती है वो करो, लेकिन एक एंटरटेनिंग पर्पस तक ही जाओ। उसका एडिक्शन, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग करना चीजों को, दिस इज द मतलब ह्यूज ब्लेंडर फॉर अस। तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल उसकी नॉलेज को इंक्रीज करो, उनकी वीडियोस को देखो फाइनेंस से रिलेटेड। ये जो टेक्नोलॉजी है आपके हाथ में, एक तरह से ये भी दोधारी तलवार। इसका अगर इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, और इसका इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं तो आप बहुत नीचे जा सकते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने इंडियन सोसाइटी में ऑब्जर्व की, जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप किस तरह की फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिस्टेक्स करते हैं, प्लीज़ इसकी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। अच्छे लगे तो लाइक करना, और आपके किसी दोस्त को लगे कि इसको शेयर कर देना चाहिए तो जरूर कर दीजिएगा, है ना। और उम्मीद है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई डिमांड हो स्पेशल तो बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव चीजों के बारे में। मैं बताऊंगा आपको मैक्सिमम टैक्स सेविंग किस तरह की जाती है। चलिए बाय।